का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इंडियन ऑयल पर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण और एक आरामदायक मूल्यांकन पर भारतीय तेल के शेयरों पर खरीदी बनाए रखे की बात कही है। इंडियन ऑयल के मूल्यांकन की बात करें तो काफी कंफर्टेबल बना हुआ है। ब्रोकरेज फर्म ने 12 से यानी कि 1 साल से 1.5 साल यानी कि 12 से 18 महीनों के लिए संभावनाओं को लेकर आशावादी की बात यहां पर कही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का बयान जो है आता हमें नजर आ रहा है। वहीं पर अगर मैं आपको और कुछ मेजर पॉइंट जो नए अपडेशन होती नजर आई है वो बताऊं तो कच्चे तेल की कम कीमतें, जो कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला कि अगर $70 से नीचे की तरफ कच्चा तेल रहता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वेल एंड गुड है। कीमतें मजबूत हो तो इंडियन विपणन मार्जिन को सहारा दे रही है। वित्त वर्ष 2026 की जो इनकम है, जो आय है, उसके भी पॉजिटिव संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। वैश्विक एलपीजी की जो कीमतों में गिरावट आई है, अगर पहली तिमाही की तुलना में बात करें तो प्रति सिलेंडर एलपीजी घाटा 30 से 40% कम हो गया है। 2026 के लिए अंडर रिकवरी कम होने की उम्मीद है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के अनुसार तेल विपणन कंपनियां यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी के घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ के सरकारी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है, जो कि ये भी पहले अप्रूव हो चुका था, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी पिछले महीने शेयर किया ही था। और यह रुझान आय और पूर्वानुमानों के लिए एक अच्छी ऊपर की तरफ जो है जोखिम पैदा करता है संभावित रूप से। और तो और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेजी आई क्योंकि कई ब्रोकरेज फर्मों ने कच्चे तेल में मूल्य निर्धारण सुधार और एलपीजी अंडर रिकवरी मुआवजे पर सरकार की स्पष्टता को प्रमुख पॉजिटिव कदम भी बताया। जेपी मॉर्गन मैक्वेरी ने भी कहा कि तेल विपणन कंपनियों को एलपीजी की कम वसूली के भुगतान में सरकारी सहायता जारी रखने की मंत्री को प्रतिबद्धता से उनके मार्जिन और विकास परिदृश्य में मदद मिलेगी। तेल विपणन कंपनियां यानी कि पहली तिमाही में आय में कमी मुख्य रूप से अनुमान से ज्यादा इन्वेंट्री घाटे के कारण हुई, जो कि आपने Q1 के रिजल्ट देखे उसमें हमने जो है कमी देखी। किसकी वजह से यहाँ पर इन्वेंट्री घाटे के कारण हुई? क्योंकि भू राजनीतिक तनावों के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ज्यादा जो है इन्वेंट्री रखना पसंद कर रही थी और ब्रोकरेज फर्म ने कच्चे तेल की कम कीमतों को देखते हुए मार्केट मार्जिन को भी अनुमान से बढ़ा दिया, जिससे आय में वृद्धि हुई। और तो और विश्लेषकों का भी ये मानना है कि कम तेल की कीमतें, बड़ा पूंजीगत व्यय योजना के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास अब सुरक्षा का एक बड़ा मार्जिन है, जिसे उन्हें विश्वास है कि आय का एक मानक सुधार अनुमानित बना ही। सोल ओवर देखा जाए तो पहले जैसे कि आप वीडियो देखते ही हैं, इजीली आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आ रहा होगा। ये कंपनियां जो हैं पहली तिमाही में हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे, जो कि मैंने आपको पहले से ही काफ़ी बार डिस्कस किया था। कहीं ना कहीं अब भी कंपनियों के रिजल्ट बेहतर आने की उम्मीद है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $70 के नीचे बनी हुई हैं और लगभग सिलेंडर और पेट्रोल के रेट भी वही सेम चलते एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज है, कोई बहुत बड़ा कम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इनको कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, कंपनियों के रिजल्ट्स आने से पहले काफ़ी जल्दी ही ग्रो जो है रिकवरी जो है होने लगती है नीचे की तरफ से। और नो डाउट देखते देखते 12-13 पॉइंट स्टॉक हमें भागता नजर भी आया। और HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च ने भी 2027 के जो बुक वैल्यू के आधार पर अपने लक्ष्य मूल्य को, टारगेट को भी बढ़ा दिया है, जो कि 2025 से सितंबर 2025 तक आगे बढ़ा दिया है जून से। जिसके परिणाम स्वरूप बात की जाए तो इंडियन ऑयल का लक्ष्य मूल्य 180 से 190 का हो गया है। और तो और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस के अनुसार भी यहाँ पर दूसरी तिमाही जो Q2 यहाँ पर रिजल्ट जो तेल विपणन कंपनियों का दृष्टिकोण है वो स्थिर नजर आ रहा है। और पहली तिमाही में मुख्य रूप से जो सकल रिफाइनिंग मार्जिन था यानी कि GRM था, उसमें कुछ कमी देखी गई, साथ ही अधिक इन्वेंट्री घाटा भी हुआ। लेकिन हालांकि रिफाइनिंग क्षेत्र वर्तमान की बात करें तो डीजल कैरोसिन क्रैक मजबूत हो रहे हैं, पेट्रोल में गिरावट की भरपाई से कहीं अधिक है। रूसी कच्चे तेल की छूट भी GRM पर प्रभाव पहली तिमाही की तुलना में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तेल विपणन कंपनियों की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के जो आय की पहली तिमाही के स्तर से कम रहेगी और ये उम्मीदों के अनुरूप ही रहेगी। 30,000 करोड़ के एलपीजी सब्सिडी के तौर तरीकों का इंतजार है। और तो और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 12 किस्तों में भुगतान की बात कही है, जो कि 30,000 करोड़ का मुआवजा मिलना है।
जिसमें से 14,500 करोड़ का मुआवजा करीब करीब इंडियन ऑयल की बात कही गई थी। और तो और कैबिनेट की मंजूरी के साथ उन्हें कई जोखिम नहीं दिख रहा है। साथ ही तेल विपणन कंपनियां भी पूंजी फिलहाल कार्यशील आरामदायक है। तो ऑल ओवर काफी स्ट्रक्चर ब्रोकरेज द्वारा पॉजिटिव दिया जा रहा है। चलिए एक लास्ट पॉइंट को समझेंगे, जो कि 26 की दूसरी तिमाही की खुदरा कीमतों में कटौती को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि नवंबर में बिहार में एकमात्र राज्य चुनाव होने वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों में 26 मई तक चुनाव होने हैं। और बात करें इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल की टारगेट के साथ, वो भी 170 के साथ टारगेट खरीदने की सलाह, बाइंग की रेटिंग दी जा रही है। और तो और इंडियन ऑयल की रिफाइनिंग क्षमता कैलेंडर वर्ष यानी कि 2026 के अंत तक, दिसंबर तक लगभग 81 मिलियन टन से बढ़ाकर 98 मिलियन टन हो जाएगी, जिसके लिए 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, या फिर पूंजीगत व्यय वर्तमान में भी क्रियाबंदियाधीन है। और तो और भारत के एलपीजी बाजार में भी लगभग 45% की हिस्सेदारी रखती है इंडियन ऑयल, जो कि 15 करोड़ कनेक्शनों के माध्यम से प्रतिदिन 30 लाख सिलेंडर वितरित करती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के अनुसार भी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत अब 100% पहुंच के साथ एक 4.5 गुना से 8 गुना प्रति वर्ष और बढ़ती उद्योग मांग पर निर्भर करेगी। और स्ट्रक्चर जो है फिलहाल पॉजिटिव ही बताया जा रहा है। और तो और एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ओपेक प्लस, ये भी एक बड़ी अच्छी अपडेट है कि जो ओपेक है, ओपेक नवंबर के लिए कच्चे तेल उत्पाद में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रतिदिन कम से कम 1,37,000 बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी। और यह फैसला 5 अक्टूबर की बैठक होने वाली बैठक में लिया जाएगा। यानी कि इस कदम के पीछे समूह का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी फिर से हासिल करना। और तेल की कीमतें बढ़ी हैं फिलहाल तो, लेकिन एक लास्ट पॉइंट समझे तो 8 ओपेक प्लस देश जो बैठक करेंगे, नवंबर के उत्पाद पर फैसला लिया जाएगा। और दुनिया के लगभग आधे तेल का उत्पाद करता है ओपेक प्लस। तो मेन पॉइंट फिलहाल यही था कि ओपेक प्लस जो है दुनिया के लगभग आधे तेल का उत्पाद करता है, जो कि ओपेक प्लस हमारे सामने बहुत बार आता है पॉइंट। लेकिन मेन पॉइंट समझा जाए तो भारत पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल आयात करता है और ग्लोबल क्रूड की कीमतों पर, और इंडियन ऑयल का बिजनेस आपको पता है सबसे ज़्यादा फिलहाल क्रूड ऑयल कच्चे तेल पर ही चलता है, क्योंकि कच्चे तेल से ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। और तो और डॉलर के मुकाबले रुपए को भी मजबूती मिलेगी, भारत का आयात बिल भी कम होगा, और तो और कीमतें भी गिरती नजर आएंगी क्रूड की। सो अगर ओपेक प्लस द्वारा बढ़ोतरी की जाती है तो ये एक भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल व्यापार संयुक्त उद्यम के लिए विटॉल के साथ बातचीत। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है, जहाँ पर सूत्रों ने बताया कि विटॉल से इंडियन ऑयल को बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और कंपनी को बेहतर दरों पर कच्चा तेल प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सो बेहतर दरों पर अगर कच्चा तेल प्राप्त होता है तो आपको पता है सबसे बड़ा बिजनेस फिलहाल इंडियन ऑयल का कच्चे तेल से ही है, और कच्चा तेल अगर बेहतर दाम मिलते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। लेकिन सूत्र से चेतावनी दी कि सूत्रम से विटोल को इंडियन ऑयल की कच्चे तेल आयात रणनीति तक सीधी पहुंच मिल सकती है और गोपनीय जानकारी घराने के साथ साझा किए जाने का जोखिम है, और अन्य आपूर्तिकर्ताओं और व्यापारियों को भी नुकसान होगा। लेकिन मेन पॉइंट को समझे तो सरकारी कंपनी अगले 2 वर्षों में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की क्षमता को 3,46,000 बीपीडी तक बढ़ाने के लिए अपनी तीनों रिफाइनरियों की क्षमता का विस्तार कर रही है, और दक्षिण भारत में भी 1,80,000 बीपीडी की रिफाइनरी बनाने की भी योजना बना रही। तो ये काफ़ी अच्छी जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है, जिस पर अभी कोई प्रक्रिया तो देखने के लिए नहीं मिली, सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन ऑफिशियल अभी कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो ये तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। लेकिन इसके साथ अगर देखें, इंडियन ऑयल पर खरीदे बेचे की रेटिंग विश्लेषकों द्वारा दी गई है, जिसमें से होतकर जी की बात करें तो उनका दृष्टिकोण, जो उनका नज़रिया है इंडियन ऑयल पर, वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। 155 से 160 रुपए तक पहुंचने की क्षमता की बात कही गई है। लंबे समय में भी स्थिति पर बने रहने की बात कही गई है, और स्टॉक का तत्काल जो इमीडिएटली टारगेट है वो 155 से 160 के करीब बनता नजर आ रहा। अब ऐसा होगा या नहीं वो तो खैर मार्केट ही तय करेगा। आपको क्या लगता है वो आप भी बताएं। यहाँ पर देखिए, गुजरात रिफाइनरी में 5,894 करोड़ रुपए के संयंत्र का भी उद्घाटन किया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात रिफाइनरी वडोदरा में इंडियन ऑयल के एक्रिक ऑक्सो अल्कोहल संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया।
और इस निवेश से विकसित स्पर्शर में एक एक्रिलिक एसिड इकाई, ब्यूटिल इकाई और काफ़ी सारी हाइड्रोजन उत्पाद इकाई शामिल है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी के विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि एक संयंत्र रिफाइनरी प्रोपलीन को उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों में परिवर्तन करेगा और जिन्हें तक बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी अपडेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर इस अपडेट के बाद यानी कि स्वदेशी उत्पादन में आयात में भी एक कमी लाएगा और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी तो डाउनस्ट्रीम विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी भारत की प्रतिस्पर्धा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपडेट देखने के लिए मिली है, जहां पर 5,894 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित एक इकाई को इस परियोजना के निर्माण से दौरान लगभग 27 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होगा और जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान भी मिलेगा। और तो और ये वो रिफाइनरी है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इंडियन ऑयल निवेश को बढ़ावा देता यहाँ पर नजर आने वाला है, जहां पर तेल दिग्गज 5 साल में 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, रिफाइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करेगी। इंडियन ऑयल सबसे बड़ी ईंधन खुदरा कंपनी कॉर्पोरेशन आईओसी ने अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन परिचालन को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में 1.66 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना बनाई है। साथ ही कंपनी ने पेट्रोकेमिकल नवीकरणीय ऊर्जा में विस्तार में तेजी लाने की बात कही है। चेयरमैन रविंदर सिंह साहनी ने ऐसा यहाँ पर लास्ट अपनी मीटिंग में ये शब्द दोहराए थे। कंपनी की वार्षिक बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि पानीपत गुजरात बरौनी में विस्तार परियोजनाओं के कारण 2028 तक रिफाइनिंग क्षमता मौजूदा 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़कर 98.4 मिलियन टन हो जाएगी। भविष्य की बात करें तो आपकी कंपनी अगले 5 वर्षों में लगभग 166 लाख करोड़ 1.66 लाख करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, भारत की बढ़ती ऑटो ईंधन मांग, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के बीच संतुलन बना रहेगा। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल ने नेपाल में भी नई भंडारण सुविधाओं सहित 21 चालू परियोजनाओं के माध्यम से अपने 20,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार 22,000 किलोमीटर तक कर रही है और इसके पेट्रोकेमिकल व्यवसाय जिससे अगले विकास इंजन के रूप में पहचाना जाता है और 2030 तक 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 13 मिलियन टन प्रति वर्ष किया जा रहा है, जिससे आयात कम करने, मार्जिन बढ़ाने और विशेष रसायनों अधिक जोर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी काफी बढ़िया यहाँ पर करती नजर आ रही है। इसके अलावा भी हरित हाइड्रोजन उत्पाद, टिकाऊ विपणन ईंधन 3 वर्षों के भीतर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को भी 1 गीगावाट से बढ़ाकर 18 गीगावाट तक करने की बात कही गई है और कंपनी ने अपने 40,000 से अधिक ईंधन स्टेशन जो इनके पहले से ही हैं उन पर भी ईवी चार्जर, बैटरी सुविधाएं और सीएनजी एलएनजी आउटलेट भी जोड़ रही है। कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पर एक बड़ा फोकस जो है देती नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड इंडियन ऑयल आईओसीएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और काफी अच्छी रैली हमें इंडियन ऑयल में आती नजर भी है। इस सहयोग का उद्देश्य एक साथ मिलकर ऐसे बड़े बेड़े का निर्माण और संचालन करना है जो कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करेंगे, भारत की नौ वहन क्षमता को मजबूत करेंगे, देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी सुधार लाएंगे। इस समझौते ज्ञापन के तहत कंपनियां संयुक्त रूप से जहाजों का अधिग्रहण यानी कि जो शिपिंग यहाँ पर समुद्री जहाज जो यहाँ पर चलते हैं, जिसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल या जो भी यहाँ पर बाहर देशों से मंगवाया जा रहा है समुद्र के रास्ते से, तो उन जहाजों का अधिग्रहण करना और संचालन भी करना और स्वामित्व भी करना यानी कि मालिक बनना और प्रबंधन भी करना। इन जहाजों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोकेमिकल एंड अन्य हाइड्रोकार्बन के साथ तटीय परिवहन के लिए किया जाएगा। तो एक बड़ा कोलैब इंडियन ऑयल का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ होता हमें नजर आ रहा है। और बात कर लें अगर क्रूड और ब्रेंट की, तो भारत और चीन की कंपनियों पर ईयू की कड़ी नजर है। कच्चा तेल $65 के करीब जो देखने के लिए मिल रहा है। तेल बाजार ने भी लगातार 3 दिन की तेजी के बाद स्थिरता दिखाई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, अगर इंडियन ऑयल कच्चा तेल की बात करें, कच्चा तेल हमें यहाँ पर 70 से अब जाता नजर नहीं आता, तो दैट मीन इंडियन ऑयल या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बेनिफिशियल है। मार्जिन्स काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस का सैराटॉव रिफाइनरी पर भी हमला किया, जिससे देश की कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता पर महामारी के बाद सबसे नीचे स्तर पर पहुंचे। इसके बीच अगर ओपेक प्लस ग्रुप की बात कर लें तो उन्होंने भी तेल उत्पाद की वापसी ने बाजार की सप्लाई बढ़ाने का संकेत दिया। विश्लेषकों का भी अनुमान, अगर यही रफ्तार बनी रही तो साल के अंत तक वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई आने की स्थिति बन सकती है। यूरोपियन संघ यानी कि ईयू भी रूस पर दबाव बनाने के लिए नई प्रतिबंधों की तैयारी में है। ईयू, भारत और चीन
उन कंपनियों पर कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं जो कि रूस की तेल बिक्री में मदद। लेकिन मेन पॉइंट को समझें तो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि अमेरिका में भी तेल बाजार में अहम आंकड़े सामने जो आए हैं। इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल भंडार में 3.4 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज हुई है और आधिकारिक आंकड़े भी इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं कि पिछले एक महीने में भंडार की सबसे बड़ी कमी हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, बाकी नो डाउट लंबे समय के लिए स्टॉक अच्छा है। नीचे की तरफ 100 अगर 100 रुपए भी निवेश करना है तो 5-5 करके 20 बार में निवेश करें। जैसे जैसे स्टॉक 1-2 5-5 पॉइंट गिरता है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करते रहें ताकि नीचे के लेवल में एक अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल बनता रहे और लंबे समय में अच्छे रिटर्न बनते नजर आ सके। दो चीजें बहुत डिपेंड करती हैं, पहला क्रूड ब्रेंट के प्राइस और सेकंड कंपनी के रिजल्ट क्या रह रहे हैं क्वार्टरली की बात करें तो महारत्ना कंपनी ने 1 लाख रुपए के बना दिए 47 लाख रुपए, 4 बार बांटे हैं बोनस। तो महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में शेयर धारकों को 56 रिटर्न दिया है। उन्होंने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपए के निवेश को 47 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया। महारत्ना कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया। पिछले 20 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दिया। महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 16 सितंबर 2005 को 36.25 रुपए पर थे और अगर किसी व्यक्ति ने 16 सितंबर 2005 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसी कंपनी के 2755 शेयर मिलते। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया और अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,060 पहुंच जाती है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में 12 सितंबर यानी कि 2025 को बीएसए में 142.65 पर बंद हुए हैं। अगर उस हिसाब से 33,060 शेयरों को मौजूदा वैल्यू देखें तो 47 लाख से ज्यादा पहुंच जाती। पिछले 20 साल में अपने शेयर धारकों को 4 बार बोनस शेयर दिया। अक्टूबर 2009 में कंपनी ने निवेशकों को 1.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। कंपनी ने हर शेयर पर 1 शेयर पर बोनस शेयर बांटा। फिर अक्टूबर 2016 और मार्च 2018 में भी कंपनी ने 1.1 रेशो में बोनस शेयर दिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जून 2022 में भी 1.2 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर दी, यानी कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। महारत्ना कंपनी इंडियन कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2003 में भी 1.2 के रेशो में बोनस शेयर बांट चुकी है। हालांकि हमने अपने कैलकुलेशन में केवल 20 साल में दिए गए बोनस शेयरों को शामिल किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया। अगर डिविडेंड की अमाउंट भी देखें तो वो एक अलग सिनेरियो जो है बनता नजर आएगा। अकेला बोनस ही कंपनी का 1 लाख रुपए का 20 साल में 47 लाख रुपए करने का दम दिखा चुका है। आगे का सिनेरियो समझे तो आगे के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। क्रूड ब्रेंट के प्राइसेस, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, अब कंपनी देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ाती नजर आ रही है। निवेश आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं साहनी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने में हमने उनकी सारी स्टेटमेंट लगभग आपके साथ शेयर करी ही हैं और आगे भी की ही हुई हैं। इंडियन ऑयल में अगर पीयर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर रिलायंस के बाद सबसे यहाँ पर मार्केट कैप बढ़ती यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद BPCL, HPCL भी कंपनियाँ यहाँ पर नज़र आ रही। लेकिन अगर इन सभी सेक्टर के वाइज समझें, पीयर कंपैरिजन करें तो पी रेशो जो है वो वैल्यूएशन यहाँ पर 16.84 की निकल करके आ रही। लेकिन इंडियन ऑयल अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग समझें तो फिलहाल हमें 12.61 पी रेशो देखने के लिए मिल रही। अगर BPCL, HPCL के कंपैरिजन करें तो वो स्टॉक फिलहाल ज़्यादा सस्ते हैं अकॉर्डिंग टू पी रेशो। अगर इंडियन ऑयल की बात करें, वैसे तो 10 से नीचे अगर पी रेशो तो वेल एंड गुड रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर पी रेशो के अकॉर्डिंग ही समझें तो थोड़ा सा स्टॉक अभी भी महंगा है। लेकिन ऑल ओवर स्ट्रक्चर समझें तो यहाँ पर एक करीब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अलावा समझे तो कंपनी के पास इन एवरी ईयर एक अच्छे रिजर्व बनते नजर आ रहे हैं। देखिए कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता नजर आ रहा है। मार्च 2024 से मार्च 2025 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई रिजर्व में, लेकिन ग्रोथ हुई है। समझे तो रिजर्व अगर कंपनी के पास अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं बोनस डिविडेंड चीजें देनी आसान रहती है कंपनी। शेयर होल्डर्स की बात करें तो मार्च के बाद जो एक गिरावट देखने के लिए बाजार में मिली थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिटेल ने भी जो है माल निकाला है। उसके अलावा यहाँ पर DI की होल्डिंग तो आपके सामने ही है, काफ़ी अच्छा स्टेक बढ़ता नज़र आया है। कहीं ना कहीं FII ने भी अपना स्टेक स्टॉक में बढ़ाया है। यानी कि समझा जाए तो सिर्फ पब्लिक ही यहाँ से निकलती नजर आई है। DI ने और FI दोनों ने ही स्टेक बढ़ाया इंडियन ऑयल में जून तक जो डाटा अपडेट है।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हुए हैं क्योंकि आपके सामने ही है, पब्लिक का डाटा कुछ कम होता नजर आया है। वहीं पर अगर मैं थोड़े से फ्यूचर प्लान आपके साथ डिस्कस करूं इंडियन ऑयल के इंडियन ऑयल भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने परिचालन का विस्तार भी कर रही है, जिसमें रिफाइनरी क्षमता में वृद्धि करना, पेट्रोकेमिकल में भी विस्तार करना, हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी एक भारी निवेश शामिल है। सो कंपनी पानीपत में भी एक प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है, जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, जो कि 2046 तक आपको पता है नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, गवर्नमेंट का एम है। और तो और थोड़ा सा डीप समझे तो पारादीप रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने की बात यहाँ पर करी जा रही है, जहाँ पर 15 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 25 MTPA की जाएगी और एक नेफ्ता क्रैकर इकाई स्थापित भी की जाएगी। फिर पानीपत में एक अत्याधुनिक 10 KT ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का पहला होगा। ओडिशा के भी पारादीप में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। और तो और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, SAF पर भी, हाइड्रोजन में भी, ग्रीन हाइड्रोजन में भी विस्तार कर रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा EV चार्जर और CNG LNG आउटलेट के साथ अपने खुदरा नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। 2040 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन प्राप्त करना, जीवाश्म ईंधन से दूर एक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार रहना। और तो और 2030 तक पेट्रोकेमिकल क्षमता को भी 13 मिलियन टन से अधिक करना। इंडियन ऑयल का यह विस्तार योजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और देश के ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका मतलब साफ है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, भारी निवेश यहाँ पर आता हमें नजर आएगा। इंडियन ऑयल के शेयर टारगेट की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल के विश्लेषकों ने खरीदने की सलाह दी। समझे तो 18 हाउस अवधेश से बात करते हुए पृथ्वी फिनमार्ट के AVP हेड टेक्निकल इक्विटी रिसर्च है हरीश चुचार्य जी, उन्होंने शेयर खरीदने की सिफारिश की है। इंडियन ऑयल को अगर ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो बाजार विशेषज्ञ ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्रों के शेयर में निकट भविष्य में तेजी जारी रह सकती है और इंडियन ऑयल अच्छी गति खरीद हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मूल्य की बात करें, टारगेट की बात करें इंडियन ऑयल की, तो बाजार जो विशेषज्ञ हैं, एनालिसिस है, उनके द्वारा शेयरों का भाव जो है 152 से 155 रुपए तक की बात कही गई है और 139 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने यहाँ पर टारगेट की बात रखी है। वहीं पर इंडियन ऑयल के डिविडेंड की बात कर लें तो काफी लोगों को ये डिविडेंड कब आता नजर आएगा, तो 30 सितंबर से पहले जो है डिविडेंड आता नजर आ सकता है अकाउंट्स। वहीं पर समझे तो कंपनी में अगस्त में 3 रुपए का डिविडेंड और फिर उसके अलावा इंडियन ऑयल ने जुलाई 2024 में भी 7 रुपए का डिविडेंड दिया और 2023 में इंडियन ऑयल ने 2 मौकों पर जो है डिविडेंड दिया था, जो प्रत्येक शेयर पर कुल 8 रुपए। फंड का चुकाने वाला डाटा आ चुका है, जहां पर अगस्त मंथ का कुछ डाटा अपडेट हुआ है। यहाँ पर फिलहाल सितंबर चल रहा है और 2-3 दिन तक और प्रॉपर यहाँ पर अपडेशन देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिलहाल समझें कि अगस्त मंथ में क्या हुआ है। तो 56 म्यूचुअल फंड ने फिलहाल बाइंग की है, 11 म्यूचुअल फंड ने बेचा है, 2,06,12,000 स्टॉक्स का चेंज आया है। और इस चीज़ को समझने के लिए कोशिश करें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून यानी कि 4 महीनों में कंटिन्यूसली इंडियन ऑयल में बाइंग आती नजर आई है। जुलाई मंथ की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी, जब इंडियन ऑयल ने 156 के करीब लेवल को टच किया था, 150 से 156 तक के लेवल को टच किया था। लेकिन वहीं पर अगर मैं टोटल खरीदारों की बात करूं तो कोटक आर्बिट्रेज फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी करी है, 65 लाख स्टॉक से ज़्यादा की क्वांटिटी बाय करी है और ऑलरेडी इनके पास पहले भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने भी 65 लाख के करीब स्टॉक्स की बाइंग करी है, ऑलरेडी इनके पास 39.5 लाख स्टॉक्स पहले भी थे। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 44.5 लाख स्टॉक की नई बाइंग करी है। ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, इन्होंने भी यहाँ पर 23 लाख, 16.5 लाख के करीब क्वांटिटी बाई करी है। बिकवाली की बात करूँ तो क्वेंट मल्टी एसेट ने बेचे हैं 24.5 लाख स्टॉक, फिर क्वेंट मोमेंटम फंड, क्वेंट कमोडिटी फंड, इनके द्वारा भी 16-17 लाख और 3,65,000 स्टॉक्स बेचे गए। यानी कि इसके बाद बेचने वाले कम नज़र आ रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं बाइंग जो है फिलहाल पॉजिटिव बनी हुई है। अगर डाटा चेंज होता है तो फिर से एक बार शेयर करने की कोशिश रहेगी। एनालिसिस की बात कर लूँ तो स्ट्रॉन्गली बाय 13 एनालिसिस रिकमेंडेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर, 4 और बाई की, 8 होल्ड की और 4 ऐसे हैं जो सेल और स्ट्रॉन्ग सेलिंग की बात। इंडियन ऑयल में LIC का बहुत बढ़िया स्टेक बना हुआ है, 6.4% का स्टेक यहाँ पर इंडियन ऑयल में बना हुआ। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हो सकता है नीचे की तरफ सपोर्ट लेकर के बैक बाउंस होता नजर आए, तो एग्जैक्टली वही चीज क्लियर आपको होती करीब करीब नजर आई है। साहनी जी ने AGM मीटिंग जो 30 अगस्त को देखने के लिए मिली है और साथ में जो डिविडेंड है, डिविडेंड जो है वो यहाँ पर 30 सितंबर से पहले पहले अकाउंट्स में आ जाना चाहिए।
दूसरा पॉइंट समझे तो साहनी जी ने यहाँ पर 30 अगस्त को जो मीटिंग हुई है, जो आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दी हैं, जबरदस्त बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि यह सब सख्त पूंजी अनुशासन द्वारा समर्थित है, जिससे सुनिश्चित होता है, जिससे ये तय होता है कि प्रत्येक निवेश दीर्घकालिक मूल्य पैदा करता है, इंडियन ऑयल के भविष्य के लिए तैयार रखता है। साहनी जी जब से सीईओ बने हैं तब के बाद से बहुत बढ़िया जो है एक बिजनेस की रणनीति बनाई जा रही है। और ठीक है, अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्शंस में परिवर्तित किया जा रहा है, लेकिन अभी आपको पता है भू राजनीतिक जो ये चीजें, जो अस्थिरता बनी हुई है देश में या फिर अदर कंट्रीज में युद्ध को लेकर के, फिर अब ट्रेड वॉर का अलग सिनेरियो चलता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं साहनी जी ने जो अपने अपने थॉट्स यहाँ पर हर बार जो इनकी स्टेटमेंट आती है हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उच्च बिजनेस मॉडल की, एक उच्च कंपनी को आगे लेके जाने वाली वो चीजें इनमें नजर आती हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है आप भी बता सकते हैं। तो कंपनी ने बनाया अगले 5 साल का प्लान। क्रूड रिफाइनिंग बढ़ेगी, 1.66 लाख करोड़ का निवेश होगा। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आने वाले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विस्तार योजना का ऐलान किया। चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने शनिवार को शेयरधारकों को बताया कि कंपनी ट्रेडिशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से निवेश करेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने रिफाइनिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहती है। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को भी 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन टन कर देगी। पानीपत, गुजरात, बरौनी रिफाइनरी में भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 21 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और नेपाल समेत कंपनी ने कहा है कि नए स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी भी सप्लाई मजबूत होगी। तो इस एक स्टेटमेंट में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी और सुनी समझी। दूसरा पॉइंट समझे तो आईओसी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को भी 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 13 मिलियन टन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखती है। खास फोकस स्पेशलिस्ट जो केमिकल्स हैं उन पर होगा। भारत में भारी आयात निर्भरता है और कंपनी के 40,000 से तो ज्यादा भारत में पेट्रोल पंप हैं, वो अब मल्टी एनर्जी हब में भी बदलेंगे, जहां ईवी चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, सीएनजी, एलएनजी डिस्पेंसिंग और अन्य सेवाएं मिलेंगी। और आईओसी ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2040 तक तो नेट जीरो ऑपरेशन एमिशन हासिल किया। सो ये एक बड़ी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है, जहां पर साहनी जी ने सख्त पूंजी अनुशासन द्वारा एक पॉइंट लिया। साथ में अगर और थोड़ा समझे तो प्राकृतिक गैस और अन्य व्यवसायों में भी वृद्धि की बात कही गई है। 20% की वृद्धि हुई है प्राकृतिक गैस क्षेत्र में, सालाना 7.9 मिलियन टन हो गया है। 21 राज्यों में और 49 भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो कि भारत की 21% आबादी को कवर करता है। ऊर्जा के अलावा भी इंडियन ऑयल ने नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए विस्फोटक, क्रायोजेनिक्स और शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी विस्तार किया है। जी ने यह भी कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष से लेकर मध्य पूर्व में शांति और अमेरिका में व्यापार बाधाओं तक भू राजनीतिक तनावों के बीच ये चुनौतियां पैदा की हैं। और इंडियन ऑयल 2024-25 में 10 करोड़ टन से अधिक की रिकॉर्ड बिक्री हासिल की, जिससे इसके विशाल खुदरा नेटवर्क, पाइपलाइन और 15 करोड़ घरों तक पहुंचने वाली एलपीजी का समर्थन पर एक अच्छी स्टेटमेंट साहनी जी द्वारा इन फ्यूचर ऐसी स्थितियों में दी गई है, जो कि एक बढ़िया बात है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंडियन ऑयल पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था, स्टार्टिंग में पहले 5 मिनट की वीडियो में, कि आगे मुझे क्या लगता है कैसा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 85% भारत अपनी ज़रूरतों का जो आयात है वो कच्चे तेल से करता है, ज़रूरतों को पूरा। लेकिन अब क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जिनसे पता चलता है कि क्या यूज़ होता है कच्चे तेल से। तो सबसे पहला पॉइंट, पेट्रोल। गाड़ियाँ, ईंधन, बाइक चलाने में मदद करता है, रिफाइनरी में हल्के तेल से निकाला जाता है। दूसरा, डीजल। इसके अलावा कैरोसिन पर भी यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर ज़्यादातर जो हवाई जहाज हैं जिसके जेट ईंधन से उड़ते हैं, और पुरानी देहाती लालटेन और छोटा रूम हीटर भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एलपीजी में भी
खाना बनाया जाता है, घर में गर्मी दी जाती है, गैस चूल्हा, गर्म पानी का गीज़र, ट्रैकिंग के लिए छोटा स्टोव। तो ये सारी चीज़ें कच्चे तेल की ज़रूरत इनमें रहती है। प्लास्टिक की बात कर लें, बोतल, थैला, खिलौने जैसे सामान प्लास्टिक से बनते हैं और कच्चे तेल से आता है और बहुत मजबूत होता है। कोका कोला की बोतल, बाजार का प्लास्टिक बैग, बच्चों का हॉट व्हील्स खिलौना। और एसफॉल्ट की बात करें तो सड़कें भी बनती हैं, जो हाईवे बनती हैं, जो काला पदार्थ इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल का भारी हिस्सा है। इसके अलावा रबड़, टायर, जूते, खेल के सामान बनाने के लिए भी सिंथेटिक रबड़ बनता है जो कच्चे तेल से आता है, जैसे कि सीएटी टायर, नाइकी के रबड़ शूज़, फुटबॉल की रबड़ पर। और तो और खेतों में फसल उगाने के लिए भी जैसे यूरिया आते हैं, कच्चे तेल से बने, केमिकल से बनते हैं, धान के लिए, गेहूं के लिए, मिक्स फर्टिलाइज सब्जियों के लिए। तो कच्चा तेल इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दवाइयाँ और केमिकल, साबुन, डिटॉल तक जैसी है, $650 उदाहरण के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए तेल से ही बन रही हैं। लुब्रिकेंट्स भी गाड़ियों और मशीनों के इंजन को चिकना रखने वाला कच्चा तेल से ही बनता है। सो इस तरह से कच्चे तेल की ज़रूरतें भारत में काफ़ी पूरी की जाती हैं, इसीलिए कच्चा तेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके महंगे और सस्ते होने से बहुत सारे बिजनेस में आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर ये कम होता है तो कंपनियां ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं क्योंकि कच्चा तेल सस्ता है, और अगर ये महंगा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ने का कारण एक बनता है और दूसरा कंपनियों के मार्जिन पर भी असर पड़ता है। और तो और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला। और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त की बात कही जा रही है, जो आता नजर आएगा। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। बात कर लेते हैं यहाँ पर बोनस शेयर्स के बारे में। तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास 10 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी गोल्डाना हाउस के 50 शेयर हैं तो आपको 70 नए बोनस शेयर प्राप्त होंगे, जिसके आपके शेयरों की कुल संख्या 120 हो जाएगी। यानी कि एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि प्रत्येक 5 मौजूदा शेयरों के लिए नए 7 शेयरों का अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दी गई है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के बुक भंडार या प्रतिभूति प्रीमियम खाते से वित्त पोषित किया जाएगा। जारी होने के बाद चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 20.87 करोड़ रुपए से बढ़कर 50.9 करोड़ रुपए हो जाएगी। कंपनी ने 10 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसी तिथि से तय होगा कि कौन से शेयर धारक बोनस शेयर प्राप्त करने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि जो बोर्ड की मंजूरी है उसके मिलने के 2 महीने के अंदर शेयर जमा कर दिए जाएंगे या भेज दिए जाएंगे। तो लक्ष्मी गोल्डाना हाउस लिमिटेड ने 7.5 के अनुपात बोनस की जो है घोषणा की है। प्रत्येक वर्तमान में रखे गए प्रत्येक 5 शेयरों के बदले नए 7 शेयर मिलते नजर आएंगे।